हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहुलुस पर। मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख राजवंश हम पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में गोंड राजवंश, तोमर राजवंश, बुंदेला राजवंश और बघेलखंड राजवंश। तो शुरू करते हैं। पहला जो राजवंश आता है हमारा गोंड राजवंश। तो अगर गोंड राजवंश की बात करें तो ये जो राजवंश हुआ करता था इसका जो समय काल है वो माना जाता है मध्य। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य काल में मध्य प्रदेश में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था, तो मध्य काल में गोंड राजवंश शासन कर रहा था। लेकिन फिर यहां से क्वेश्चन पड़ेगा कि गोंड राजवंश है ये कहां पर शासन कर रहा था, तो ये गोंड राजवंश माना जाता है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में शासन करता था, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में शासन करता था। अब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में तो शासन कर लिया, तो इसके जो क्षेत्र के अंतर्गत जो पर्वत आते हैं वहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मध्यकाल के अंतर्गत विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य कौन सा राजवंश हुआ करता था। तो यहीं से क्वेश्चन बना देना है हमें कि मध्यकाल में विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य समृद्ध राज्य कौन सा था, गोंड राजवंश। तो ये सतपुड़ा पर्वत है। अब यहां थोड़ा समझना आप लोग, क्या ये मध्य प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का ये अधिकांश जो एरिया पड़ता है ना, ये वाला या फिर ऊपरी वाला जो हिस्सा पड़ता है, सीधा सा ऊपर वाला हिस्सा समझिए आप लोग, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो विंध्याचल पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब ये पूरा टोटल एरिया यहाँ से ये विंध्याचल पर्वत क्षेत्र का भाग है। और मध्य प्रदेश के दक्षिण का एक पठार है जिसे हम सतपुड़ा का पठार कहते हैं। कौन सा पठार, सतपुड़ा। तो ये वाला जो एरिया पड़ता है आपके नीचे वाला, ये किस पर्वत का भाग है, ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य एक राजवंश हुआ करता था, वो कौन हुआ, गोंड राजवंश। और गोंड राजवंश है उसके संस्थापक, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि गोंड राजवंश के संस्थापक कौन है। फिर क्या, फिर बताना है कि गोंड राजवंश के संस्थापक जादोराई है, संस्थापक जादोराई। अब जादोराई का जो गोंड वंश है इसके अलग अलग नाम विख्यात थे, जिन्हें क्या कहा जाता था इस गोंड राजवंश से। पहले राजधानी देख लीजिए आपकी, गोंड राजवंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, यहां से क्वेश्चन बनता है ना, रामनगर। रामनगर गोंड वंश की एक प्रमुख राजधानी थी और ये आती है वर्तमान में मंडला जिले में, ठीक है, ये मंडला। तो राजधानी रामनगर मंडला हुआ करती थी। और ये जो जादोराई का राजवंश था इसे गढ़ मंडला, तो गढ़ मंडला के हिसाब से गोंड वंश को गढ़ मंडला, गढ़ कटंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़ मंडला, गढ़ कटंगा के नाम से भी जाना जाता है किस राजवंश को, इस गोंड राजवंश को, ठीक है, ये इसके नाम हुआ करते थे। फिर क्या, रामनगर जो एक आपकी राजधानी यहां पर जो गोंड वंश की उस समय हुआ करती थी, उससे एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसका नाम है रामनगर शिलालेख। तो रामनगर जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा हुआ है, तो वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और इस संस्कृत भाषा के इस शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि गोंड वंश के राजाओं ने यहां रामनगर मंडला के ऊपर शासन किया था। लेकिन अब जो मुख्य बिंदु शुरू होते हैं वो ये कि गोंड राजवंश के सबसे प्रतापी शासक, तो गोंड राजवंश के सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, ये माने जाते हैं संग्राम शाह। प्रतापी शासक संग्राम शाह थे। अब संग्राम शाह एक तरीके की उपाधि हुआ करती थी जो उन्होंने धारण की थी। और संग्राम शाह जो थे उनका मूल नाम था वो अमहण दास था। क्या, अमहण दास। तो ध्यान रखना है कि सबसे प्रतापी शासक गोंड वंश में
संग्राम शाह हुए और संग्राम शाह है उनका मूल नाम क्या है, अमरदास है। और अमरदास जो थे उनके अधीन गोंडवाना रियासत के राजवंश के अंतर्गत 52 गढ़ अधीन थे। मतलब 52 गढ़ के अधीन, मतलब समझ रहे, 52 गढ़ों के ऊपर जिनका शासन हुआ करता था वो कौन थे, संग्राम शाह थे। अब ये संग्राम शाह है ना, इनके जो सिक्के हैं, अब उस समय मुद्राएं प्रचलन में आ चुकी थी और जो मुद्राएं थी तो मुद्राओं के ऊपर पुलत्स्य वंशी, तो मुद्राओं में पुलत्स्य वंशी नाम जो मिलता है वो किसका मिलता है, वो संग्राम शाह का मिलता है। तो ध्यान रखना है कि संग्राम शाह की मुद्राओं पर संग्राम शाह को पुलत्स्य वंशी के नाम से दर्शाया गया है। फिर जो संग्राम शाह है इनके एक पुत्र होते हैं। अब पुत्र के बारे में मैं जब बताऊंगा तो थोड़ा सा वो तो देखेंगे, लेकिन जो संग्राम शाह है ये एक लंबा चौड़ा शासन करते हैं और उसके साथ ही क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद संग्राम शाह के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ समझ रहे हैं, तो इनके ज्येष्ठ पुत्र जो हुए थे उनका नाम था दलपत शाह। दलपत शाह ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह थे। तो दलपत शाह क्या है, कोई बीमारी के फेर में पड़ जाते हैं और उस भंवर से निकल नहीं पाते हैं और अंततः इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और दलपत शाह की जो मृत्यु होती है वो होती है 1550 के आसपास। और 1550 में ही दलपत शाह की पत्नी का नाम है जो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज भी अमर है, कौन, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, अगर पूछता है कि रानी दुर्गावती किसकी पत्नी थी तो वो थी दलपत शाह की थी। और दलपत शाह और रानी दुर्गावती किस राजवंश के अंतर्गत आते हैं, तो गोंड राजवंश के अंतर्गत आते हैं। और दलपत शाह और रानी दुर्गावती के एक पुत्र थे और वो अल्प आयु वाले थे, मतलब वो छोटी अवस्था यानी कि आयु में थे। इनका नाम था वीर नारायण। वीर नारायण। अब ये जो वीर नारायण थे इनकी उस समय जो आयु थी वो कितने वर्ष थी, 3 वर्ष। अब वहां पे क्या है, जो राजवंश था ये कैसा था, वंशीय था, मतलब पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, यही क्या करते थे, शासन करते थे। अब दलपत शाह तो रहे नहीं, अब उनका पुत्र जो सिर्फ कितने साल का, 3 साल का। तो रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को ही राजा घोषित कर दिया, उसका राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक करने के बाद गोंडवाना राजवंश के ऊपर एक सफल शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण, ये 3 वर्ष की इनकी आयु हुई। अब एक जो क्वेश्चन बनता है यहां पर, अब महिला है तो महिला को देखकर क्या होंगे, आक्रमण भी होंगे, क्योंकि राज्य की स्थिति को देखा जाएगा कि महिला ही एक नेतृत्व कर रही है। तो क्या इनके एक सेना नायक हम जिसे बोल सकते हैं, या फिर विश्वास पात्र एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था आधार सिंह। क्या नाम था, आधार सिंह। तो आधार सिंह कौन थे, रानी दुर्गावती के विश्वास पात्र थे। और इन्हीं रानी दुर्गावती की एक दासी हुआ करती थी, एक दासी, उस दासी का नाम था चेरी। क्या नाम है, चेरी। तो रानी दुर्गावती के विश्वास पात्र आधार सिंह, रानी दुर्गावती की जो यहां पे एक दासी हुआ करती थी वो थी चेरी। और यहीं पर एक इनका क्या था, हाथी, एक हाथी था जिसे सरमन कहा जाता है, सरमन, या फिर उसे श्रवण के नाम से भी पुकारा जाता था। तो विश्वास पात्र हो गए आधार सिंह और उसके साथ में दासी हो गई कौन, चेरी। और उसके बाद जो एक हाथी हुआ करता था वो कौन, वो हो गया श्रवण। तो इन तीनों की याद में रानी दुर्गावती ने क्या करवाया, तालाब का निर्माण करवाया। और वो जो तालाब है वो तालाब के नाम इन्हीं के नाम पर करवा दिए। अब तालाब बने, 3 प्रिय हैं तो 3 तालाब, और वो भी कौन सा, पहला आधार ताल, ताल मतलब समझ रहे हैं, यहीं पर ताल मतलब तालाब, ठीक है। तो आधार ताल हो गया। दूसरा जो है वो चेरी ताल, चेरी ताल। फिर क्या, श्रवण ताल, नहीं, श्रवण ताल के ऊपर कोई भी तालाब का निर्माण नहीं किया है। रानी ने अपने ही नाम के ऊपर एक तालाब का निर्माण करवाया जिसे कहा जाता है रानी ताल।
तो ये रानी ताल का भी निर्माण किसने करवाया? रानी दुर्गावती ने करवाया। ठीक है, यहां तक तो ये चीजें हो गई किसके बारे में? रानी दुर्गावती के बारे में। अब 1550 में तो रानी दुर्गावती ने शासन करना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अकबर यहाँ पे आ चुका था, और अकबर ने क्या किया? अकबर ने भेजा किसको? अपने सेनापति। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अकबर का सेनापति। अकबर उस समय विस्तारवादी नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहा था, तो अकबर का जो सेनापति था, और ये जो सेनापति जो था वो कौन था? आसफ खां। और आसफ का जो सेनापति था तो ये एक सूबेदार भी था। कहाँ का? मानिकापुर का। तो मानिकापुर का सूबेदार कौन था? आसफ खां था। और आसफ खां ने अकबर के कहने पर रानी दुर्गावती के ऊपर क्या किया? आक्रमण कर दिया। तो इस आक्रमण के बाद क्या हुआ? पहले तो क्या हुआ, रानी दुर्गावती के ऊपर जब पहला आक्रमण हुआ था तो रानी दुर्गावती ने बहुत ही वीरता का प्रदर्शन किया और आसफ खां को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अब उसके बाद क्या हुआ? आसफ खां एक बड़ी मुगल सेना को लेकर आया और उसके बाद रानी दुर्गावती के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण किया। अब इतनी विशाल सेना का जो सामना एक छोटा सा गढ़ा राज्य या गढ़मंडला राज्य नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हुआ? यहां पर रानी दुर्गावती को पता चल चुका था कि उनकी पराजय होने वाली थी। इसके कारण क्या हुआ? रानी दुर्गावती ने स्वयं की कटार घोंपकर 24 जून 1564 को क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। मतलब आत्महत्या तो यहां पर नाम दिया है, लेकिन क्या बन गई? वो वीरांगना बन गई। तो यहां पर 24 जून 1516 को आत्महत्या कर ली। किसने? रानी दुर्गावती ने। और रानी दुर्गावती ने जहां पर आत्महत्या की, ठीक है, तो आत्महत्या करने के बाद या फिर इनकी मृत्यु हो गई, तो आत्महत्या के बाद इनकी समाधि बनी। उस समाधि क्वेश्चन बहुत, अब एमपी पुलिस पर तो ये ज्यादा स्पेशली पूछा जाता है, ठीक है, और एमपी पीएससी की भी डिमांड खासा एमपी के इतिहास से ही हो रहती है। तो रानी दुर्गावती जो है, तो रानी दुर्गावती का जो शासन था वो तो आपका रामनगर मंडला में हुआ करता था, लेकिन इनकी जो समाधि है वो है बरेला गांव। ये बरेला गांव है, और बरेला गांव है ये पड़ता है वर्तमान में जबलपुर में। तो समाधि बरेला गांव जबलपुर में है। इसी के साथ में रानी दुर्गावती का क्या हुआ? एक युग का समापन हुआ। लेकिन उसके बाद भी राज शासन गोंड वंश का चलेगा। क्यों? क्योंकि दलपत शाह के भाई, ध्यान रखना यहां पर, दलपत शाह, क्योंकि यहां पर हमने देखा था संग्राम शाह के ज्येष्ठ पुत्र जो है वो दलपत शाह है, और दलपत शाह के भाई, तो ध्यान रखना यहां पर दलपत शाह के भाई, और भाई का नाम है दलपत शाह के भाई। तो दलपत शाह जो थे ना, इनके भाई ने क्या किया? अब युद्ध तो यहां पर रानी दुर्गावती हार चुकी थी, तो इन्होंने अकबर से यातनाएं की, या मतलब यहां पर एक तरीके से सिफारिश की, जिससे अकबर ने क्या किया? इनके भाई चंद्र शाह को क्या कर दिया? 10 रियासतें प्रदान कर दी, और उसके ऊपर शासन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो ये चंद्र शाह हुए। चंद्र शाह को कितनी रियासतें? रियासत क्या गढ़ चल रहे थे उस समय, तो 10 गढ़ अकबर ने प्रदान कर दिए। अब अकबर ने तो प्रदान कर दिए, और प्रदान करने के साथ में ही क्या किया इन्होंने? 1566 तक, यहाँ पे 66 नहीं, 1576, ठीक है, 1576 तक शासन किया था। अब शासन के बाद क्या हुआ? राज शासन का एक समय सीमा होती है, उसके बाद क्या हुआ? ये समाप्त होने की कगार पर हुए। लेकिन फिर उसके बाद जब भारत में मराठाओं का दौर शुरू हुआ था, तब उस समय क्या हुआ? 1742 में पेशवा ने गढ़मंडला पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो यहां पे ध्यान रखना है कि 1742 में अभी भी गौड़ वंश चल रहा है, ठीक है। तो 1742 में गढ़ राज्य पर या गढ़ा राज्य पर पेशवा ने आक्रमण कर दिया। अब पेशवा ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण में क्या हुआ? ये राज्य विच्छिन्न होने लगा,
और उसके साथ में ही जो गोंड वंश है, और गोंड वंश के अंतिम शासक कौन थे? नरहरि शाह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोंड वंश के अंतिम शासक कौन? तो अंतिम शासक हुए नरहरि शाह, और नरहरि शाह की समाप्ति के बाद ही ये जो गोंडवाना रियासत थी 1781 में 1781 में किसके अधीन चले गई? मराठाओं के अधीन चली गई। अब यहाँ पे मराठाओं राजवंश शुरू हो जाता है। तो ये चीजें हुई, लेकिन उसके साथ में 2-3 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, कौन सा? एक क्वेश्चन बनता है कि भैया ये बताइए कि लांजी का किला कहां पर है, और ये लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है। तो ये कुछ फैक्ट यहां पर देख लेते हैं। लांजी का किला ये बालाघाट में है। लांजी का किला कहां पर है? बालाघाट में है। और ये किससे संबंधित है? गोंड राजाओं से संबंधित है। हो गया क्लियर? यहां पर लांजी का किला हो गया, और उसके साथ में ही एक और किला आता है, मकड़ई का किला। और ये मकड़ाई का किला है, ये कहां पे? ये मकड़ाई का किला है, मकड़ई किला, ये हरदा जिले में पड़ता है, मकड़ई किला हरदा। तो लांजी का किला कहां पर है? बालाघाट में है, वो गोंड राजवंश संबंधित है। और मकड़ाई का किला है, मकड़ाई का किला भी कहां है? वो है यहां पर हरदा में। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? मकरंद शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? मकरंद शाह। तो बस इतना बता देना यहाँ पर कि निर्माता है, वो निर्माण करने वाला है, वो मकरंद शाह था। अब मकरंद शाह ने इस मकड़ाई किला का निर्माण करवाया था किससे बचने के लिए? पिंडारियों से बचने के लिए। अब पिंडारियों से बचने के लिए यहाँ पर ये किले का निर्माण हुआ था। तो ये जो राजवंश था गोंड राजवंश, एक विस्तृत भूभाग पर, मतलब तो ये इतना विस्तृत भूभाग तो नहीं था, लेकिन एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा था, और धीरे धीरे इसका क्या हो गया? विनाश हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर गोंड राजवंश है, किस समय काल में है? मध्यकाल में है। गोंड राजवंश मध्य प्रदेश के कौन से भाग में? दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग समझ रहे ना आप लोग? जो आपका दक्षिण पूर्वी वाला भाग मतलब वो है आपका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, और महाराष्ट्र के वाली बाउंड्री के ऊपर जो पड़ने वाला क्षेत्र है, उसके पास में जो क्षेत्र पड़ता है आपका, जैसे आप ये आपका जो क्षेत्र है जबलपुर हो गया है, कटनी हो गया है, मंडला हो गया है, नरसिंहपुर हो गया, ये जो क्षेत्र है ये उस समय गोंडवाना राजवंश के अंतर्गत आते थे। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य एक समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसे गोंड राजवंश कहा जाता है। और गोंड राजवंश के संस्थापक जादव राय थे, जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? रामनगर को बनाया था। और ये रामनगर वर्तमान में मंडला जिले का भाग मानी जाती है। अब ये इनका राजवंश गोंड वंश के अतिरिक्त गढ़मंडला या गढ़कटंगा के नाम से भी विख्यात हुआ करता था। रामनगर शिलालेख संस्कृत में लिखा हुआ है जो रामनगर से प्राप्त होता है, जिसमें यह वर्णन है कि हाँ, रामनगर मंडला क्षेत्र पर गोंड राजाओं का शासन हुआ करता था। अब गोंड राजाओं के सबसे प्रतापी राजा हुए संग्राम शाह। तो संग्राम शाह मैं पहले ही बता चुका हूं, संग्राम शाह उपाधि है, और यह संग्राम शाह की उपाधि किसने ली थी? अमरदास ने। और अमरदास के अधीन उस समय 52 गढ़ हुआ करते थे। ठीक है, तो 52 गढ़ों के सम्राट कौन थे? संग्राम शाह। और संग्राम शाह को अमरदास के नाम से भी जाना जाता था। और इनके जो सिक्के या मुद्रा चलती थी संग्राम शाह की, तो उन्हें पुलत्स्य वंशी के नाम से भी जाना गया है। अब संग्राम शाह की जो संतान हुई उसमें ज्येष्ठ पुत्र थे वो दलपत शाह थे, और दलपत शाह भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, और बीमारी के कारण क्या हो गई, या फिर अन्य कारणों से इनकी मृत्यु हो गई। अब दलपत शाह की मृत्यु 1550 में हुई। इनकी पत्नी हुई कौन? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती दलपत शाह का पुत्र वीर नारायण, और वीर नारायण 3 वर्ष की अल्प आयु में ही राज शासन के ऊपर राजा की पदवी पर बैठ जाते हैं। और राज शासन कौन? अब बच्चा तो चला नहीं पाएगा, कौन? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के विश्वास पात्र एक मंत्री उस समय हुआ करते थे आधार सिंह, दासी हुई चेरी, और चेरी के साथ में इनका प्रिय हाथी था कौन? सरमन। क्या नाम है? सरमन। सरमन को बोला जाता है श्रवण। इसके लिए इन्होंने 3 तालाब बनाए जिसे आधार ताल कहा जाता है आधार सिंह के ऊपर, चेरी ताल है वो दासी के चेरी के ऊपर, और यहां पर है रानी ताल। तो रानी ताल है वो कहां पर है? ये तीनों के तीनों कहां पर है? ये माना जाता है जबलपुर में है।
कहां पर है? जबलपुर। तो रानीताल, चेहरीताल और आधारताल तीनों हो गए। लेकिन फिर इस समृद्ध राज्य के ऊपर अकबर की नजर पड़ी और अकबर ने अपने मनिकापुर के सूबेदार का नाम है आसफ खां को क्या किया? दुर्गावती पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तब क्या हुआ? रानी दुर्गावती युद्ध करती हुई जब पराजय की ओर बढ़ रही थी, तब जाके 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने स्वयं की कटार अपने पेट में घोंप ली और घोंपने के साथ ही 24 जून 1564 को वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये वीरांगना कहलाई। उसके बाद जो पॉइंट बनता है यहां पर, तो समाधि किसकी? रानी दुर्गावती की। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है? बरेला गांव जबलपुर में है। और उसके साथ में ही ये जो भाई साहब थे, कौन? दलपत शाह के भी भाई थे चंद्र शाह ने 10 गढ़ मांगे, किससे? अकबर से, और दिए भी सही। और चंद्र शाह ने 1576 तक शासन किया। कहां पर शासन किया? इसी गढ़ा मंडला या फिर गोंड राजवंश पर। 1742 में गड़ा राज्य पर पेशवा ने आक्रमण किया और अंतिम जो शासक गोंड वंश का था वो कौन थे? हो गए नरहरि। मतलब सीधा सा है, गोंड वंश के अंतिम राजा भगवान हरि को प्यारे हो गए। नरहरि यहां पर अंतिम शासक है। और 1781 में संपूर्ण गोंडवाना राजवंश मराठाओं के अधीन चला जाता है। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं। लांजी का किला कहां पर है? तो बालाघाट में है। और ये जो है ये कहां पर है? ये बालाघाट में है और गोंड राजाओं से संबंधित है। दूसरा किला पड़ता है वो मकड़ई किला है। मकड़ई किला हरदा में है। इसका निर्माता मकरंद शाह को माना जाता है और ये इन्होंने पिंडारियों से बचने के लिए बनवाया था। ठीक है, ये गोंड राजवंश हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद शुरू होता है हमारा तोमर राजवंश। गोंड राजवंश के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं तोमर राजवंश। तो तोमर राजवंश के बारे में हम पढ़ें तो तोमर राजवंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ करता था? तो ग्वालियर जो है वो किस राजवंश की भूमि रहा है? तोमर राजवंश की। मतलब तोमर राजवंश कहाँ हुआ करता था? ग्वालियर में हुआ करता था। और ग्वालियर में तोमर राजवंश के जो संस्थापक है वो कौन है? अब बहुत सारे लोग तो मानसिंह तोमर पे ही पहुंच जाएंगे, लेकिन मानसिंह तोमर के ऊपर नहीं जाना है क्योंकि वो बहुत बाद में आएंगे। ठीक है, ग्वालियर में जो तोमर राजवंश हुआ करते थे उनके जो संस्थापक है वो वीर सिंह देव थे। कौन? वीर सिंह देव। अब वीर सिंह देव में भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक वीर सिंह देव बुंदेला आएंगे, वो बुंदेला राजवंश में आएंगे और वो बुंदेला राजवंश आपका ओरछा में चलेगा। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ग्वालियर पढ़ रहे हैं। तो ग्वालियर में तोमर राजवंश के संस्थापक वीर सिंह देव थे जिन्होंने 1394 में ग्वालियर में तोमर राजवंश की नींव रखी थी। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, संस्थापना। ठीक है, 1394 में। अब ये तोमर वंश के जो वीर सिंह देव थे ना, इन्होंने क्या किया? 2 ग्रंथ लिख दिए। वो 2 ग्रंथ हैं, तो ग्रंथ के नाम याद रखना है। 2 ग्रंथ की रचना की और उन 2 ग्रंथों में पहला है वीर सिंह। अपने ही नाम पर दूसरे के नाम पे क्यों करें? वीर सिंह। और दूसरे का नाम है लोक। अब जो वीर होगा उसको ही लोग सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो ये वीर सिंह और लोक नामक 2 ग्रंथ हैं और ये वीर सिंह देव के द्वारा लिखे गए। अब एक शिलालेख प्राप्त होता है। ये शिलालेख प्राप्त होता है मुरैना से। ध्यान रखना है पर मुरैना से क्या प्राप्त हो रहा है? शिलालेख। अब ये मुरैना का जो शिलालेख है ना, ये प्राप्त होता है मितावली से। तो मुरैना से जो प्राप्त शिलालेख, जिसे मितावली के नाम से जाना जाता है, इसमें बताया गया है कि जो वीर सिंह देव है इन्हें तेजोरत्तम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे फिर अब पॉइंट बन जाता है कि इस शिलालेख में वीर सिंह देव को तेजोरत्तम के नाम से पुकारा गया है। अब तेजोरत्तम कौन हो गए? वीर सिंह देव हुए। इनका समय काल गए और पहुंचे एक प्रतापी राजा कीर्तिपाल। तो पहले तो ये ग्वालियर के राजा कौन? तो ग्वालियर के राजा हुए कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल के जो शासनकाल है वो हुआ करता था 1459 से लेके 1480 तक। तो 1459 से लेके 1480 तक इनका शासनकाल हुआ। लेकिन इसी के बीच राजा कीर्तिपाल के ऊपर एक आक्रमण होता है
और आक्रमण करने वाला कौन? यह है लोदी वंश का कौन? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने क्या किया? कीर्तिपाल के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जो ग्वालियर हुआ उस ग्वालियर को लोदी वंश या दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। तो बहलोल लोदी ने कीर्तिपाल पर आक्रमण और आक्रमण करने के बाद ग्वालियर को दिल्ली के अधीन या फिर ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया। मतलब कीर्तिपाल यहां पे हार गए, है ना। अब कीर्तिपाल के जाने के बाद ही इस तोमर वंश के सबसे प्रतापी राजा जिन्हें कहा जाता है मानसिंह तोमर, उनका उदय होता है। उदय तो पहले हो गया है, लेकिन मानसिंह तोमर है वो क्या बनते हैं? राजा। तो पहले तो पॉइंट ये याद रखना है कि तोमर राजवंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो तोमर वंश के सबसे प्रतापी शासक थे मान सिंह तोमर। और मान सिंह तोमर ने अपना जो शासन किया था वो किया था 1486 से लेके 1516 तक, ये माना जाता है। इस शासन काल में उन्होंने ग्वालियर की जो व्यवस्था थी उसको संभाला और संभालने के बाद क्या किया? ये फेमस भी हुए। क्यों? क्योंकि ये राजा ही ऐसे थे। किस लिए? क्योंकि इन्होंने क्या किया? ग्वालियर में एक मंदिर बनवाया। इस ग्वालियर में एक मंदिर बनाया। उस ग्वालियर के मंदिर का नाम क्या है? मान मंदिर। मान मंदिर बना दिया। अब इनकी कौन प्रेमिका? क्या? गुजरी। तो गुजरी की याद में क्या बना दिया? गुजरी महल बना दिया। और यही प्रतापी शासक मानसिंह तोमर ने, बात ज्यादा डंडे नहीं खींचूंगा, इधर उधर कंफ्यूज होंगे ना, तो यही जो मानसिंह तोमर हुआ करते थे इन्हें एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम क्या है? मान कोतूहल। तो मान कोतूहल के ग्रंथ के रचना भी कौन है? रचनाकार कौन है? तो ये है मानसिंह तोमर। अब मानसिंह तोमर जो थे इनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी और प्रेमिका जो हुआ करती थी वो बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम था क्या? गुजरी। गुजरी का ओरिजिनल नाम है वो रानी मृगनयनी। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट देखिए, मानसिंह और उनकी प्रेमिका का नाम है मृगनयनी। तो इस मृगनयनी और मानसिंह तोमर जी के ऊपर क्या हुआ? रचना लिखी। किसने लिखी? हिंदी के एक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा ये हुए। वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम ही क्या है? मृगनयनी। मृगनयनी समझ रहे ना? मृग मतलब हिरण होता है और नयन मतलब आंख, मतलब जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान है, जिसकी सुंदरता एक अलग ही रूप, मतलब एक अलग ही गुणगान करती है, वो जो है वो मृगनयनी है। तो वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास जिसे मृगनयनी के नाम से जाना जाता है, इसमें वो रचना कर देते हैं मृगनयनी की और मानसिंह तोमर और उनकी प्रेमिका का नाम कौन? मृगनयनी के प्रेम का वर्णन किया जाता है। फिर आगे फिर ये चीजें मिलती हैं। ये संगीत के क्षेत्र में भी खासे एक्टिव थे। कौन? मानसिंह तोमर। तो एक ग्वालियर की एक शैली चलती थी संगीत में जिसे हम कहते हैं ध्रुपद संगीत। तो यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा कि ध्रुपद संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्रुपद संगीत का जनक मानसिंह तोमर को कहा जाता है। ठीक है, जनक तो क्या आप लोग संरक्षक लिखना है ना, जनक तो गलत हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर। ध्रुपद संगीत के संरक्षक, मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? ध्रुपद संगीत को संरक्षण दे दिया। तो ध्रुपद संगीत को संरक्षण करता कौन थे? तो ये थे मानसिंह तोमर थे। अब उसके बाद क्या हुआ? इनका शासन अच्छे से चला और इतनी सारी रचनाएं हुई जिसके कारण क्या कहेंगे? अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन बनेगा कि मानसिंह तोमर को क्या कहेंगे? मतलब राम सिंह तोमर के इतिहास को ग्वालियर का स्वर्ण युग। तो यहां से फिर क्वेश्चन याद रखना कि ग्वालियर का स्वर्ण युग किस तोमर राजा के काल को कहा जाता है? तो ये स्वर्ण युग हो गया है मानसिंह तोमर का
शासनकाल। फिर क्या, फिर तो ये होता है, समय व्यतीत हुआ और 1516 के आसपास, 1516 है ना, इतिहासकारों ने कोई तिथि इधर उधर थोड़ी सी सिस्टमेटिक नहीं बनाई, मतलब 1500-1600 के आसपास, क्योंकि समय काल आप देख रहे हैं यहाँ पर 1486 और 1516 के बीच में, मतलब 86 में राजा बने थे, 1516 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब 16 के आसपास क्या हुआ था, इनकी मृत्यु मानी जाती है, लेकिन इनकी मृत्यु जब हो रही थी उस समय क्या हुआ, इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी आ गया था। यहां पे ध्यान रखना है, ये बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी ने कीर्तिपाल पर आक्रमण किया था और कीर्तिपाल के ऊपर आक्रमण 1400, अब ये बहलोल लोदी है ना, ये लोदी वंश के अंतर्गत आएगा और अपना राज शासन दिल्ली सल्तनत में आगे की ओर बढ़ाएगा। बहलोल लोदी ने कीर्तिपाल के ऊपर आक्रमण कर ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो राजा हुए, कौन, मानसिंह तोमर, उनका शासन अच्छे से चला, 1486 लेके 1516 तक पहुंचे, एक विशेष कड़ी उन्होंने जोड़ दी ग्वालियर के इतिहास में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का था, उसने क्या कर दिया, आक्रमण। इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया और यह आक्रमण कहां पर किया, ग्वालियर पर। अब ग्वालियर पर आक्रमण करने के साथ ही क्या हुआ, अब ये तो बूढ़े हो चुके हैं या फिर इनके समय अंत आ चुका है, तो मानसिंह तोमर के पुत्र का नाम है विक्रमजीत। विक्रमजीत, तो ये विक्रमजीत सिंह हैं, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, कहीं पे अगर विक्रमजीत आ जाता है, कहीं पे विक्रमादित्य आ जाता है, तो वहां पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विक्रमजीत सिंह और विक्रमादित्य दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है और दोनों के दोनों कौन है, वो मानसिंह तोमर के उत्तराधिकारी है। तो विक्रमजीत सिंह या फिर विक्रमादित्य हुए, यहां पर इन्होंने क्या होगा, इनकी पराजय हुई और पराजय होने के साथ ही क्या कर ली, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी अधीनता, वो अधीनता यही इब्राहिम लोदी की स्वीकार कर ली, तो ये अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। अब अधीनता स्वीकार करने के बाद क्या हुआ, और ये जो आक्रमण हुआ था ना इब्राहिम लोदी का, यह आक्रमण हुआ था 1517 में, 1517। तो ध्यान रखना यहाँ पर, इब्राहिम लोदी ने कब आक्रमण किया था ग्वालियर पे, तो 1517 में किया था। विक्रमजीत सिंह वहां पे पराजित हुए थे और उन्होंने इब्राहिम लोदी की क्या अधीनता स्वीकार कर ली थी और बाद में उनसे कुछ सिफारिशें की। उसके बाद क्या हुआ, ये विक्रमजीत सिंह को उन्होंने एक जागीर दे दी, उस जागीर का नाम था शमशाबाद, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन मेन रोल तो यहाँ पर है, ग्वालियर के इस किले के पास में। फिर क्या हुआ, अब इब्राहिम लोदी 1517 में आ ही गया है, तो उसके पीछे ही कौन आएगा, उसके पीछे वही आ जाएगा, मुगलों का बाप, ठीक है, कौन, बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध तो याद रखना है यहाँ पर, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, बहुत सारे युद्ध उसमें हम देख चुके हैं। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये किसके बीच में होता है, बाबर के बीच में होता है। और बाबर के बीच में तो होगा, लेकिन बीच वाला कौन, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और इब्राहिम लोदी का जो साथी था वो कौन था, विक्रमजीत सिंह। तो विक्रमजीत सिंह जो थे उन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मन्नतें करके शासन तो प्राप्त कर लिया, अब किसके अधीन है, दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी के अधीन है। अब शासन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ युद्ध में तो भाग लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुगलों का जो पहला आक्रमण बाबर ने किया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो उस पानीपत के प्रथम युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने साथ दिया था इब्राहिम लोदी का, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत सिंह को हरा दिया था। क्यों, क्योंकि बाबर ने यहां पर किसका, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। वो तोपखाना ऐसा था जो भारत के उस समय के राजाओं के पास में नहीं था। सेना कम थी, किसकी, बाबर की, लेकिन उसके पास में जो सैनिक थे वो इतने व्यवस्थित थे और इतनी सेना सशक्त कर ली थी उसने अपनी यहाँ पर मजबूती के साथ में, और खास में तोपखाना, ठीक है। उस तोपखाने का प्रभाव यह मिला कि इब्राहिम लोदी वहीं पर युद्ध करते हुए क्या हो गया, मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और यहीं से क्वेश्चन भी बनता है
कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था या फिर मध्यकाल का वह कौन सा ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए मारा गया। तो वो कौन मारा गया था, यहां पर इब्राहिम लोधी, और उसके साथ में ही किसकी भी मृत्यु हो गई थी, विक्रमजीत सिंह की। और ये संपूर्ण जो ग्वालियर था वो किसके अधीन चले जाता है, बाद में चले जाता है मुगलों के अधीन। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हमारे बिंदु बन जाते हैं किसके वंश के अधीन, ये हो जाता है आपके तोमर राजवंश के अधीन। तो तोमर राजवंश कहां पर शासन कर रहा था, ग्वालियर में तोमर वंश के संस्थापक कौन है, वीर सिंह देव। अब जो वीर होगा वही तो तोमर वंश की स्थापना करेगा, और 1394 में वीर सिंह देव यहां पर स्थापना कर देते हैं ग्वालियर की, और 2 ग्रंथ लिख देते हैं खुद के नाम पर, वीर सिंह और लोगों को सुनाने के लिए लोक। ठीक है, तो वीर सिंह और लोक 2 ग्रंथ हैं जो वीर सिंह देव के द्वारा लिखे गए हैं। मुरैना से एक शिलालेख जो मितावली के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर एक गोल मंदिर भी है, ये सुनना आप लोग थोड़ा सर्च करना मालूम पड़ेगा आपको। तो ये इस शिलालेख में इसे क्या बताया गया है, ये वीर सिंह देव जी को बताया गया है तेजोरत्तम। तो तेजोरत्तम में यहां पे उल्टा नहीं चले जाना है कि मानसिंह लगा दे हम तो सबसे प्रतापी हुए, तो प्रतापी हुए तो वो तो ठीक है, लेकिन किसके बारे में वर्णन है, वीर सिंह। तो तेजोरत्तम हो गए वीर सिंह। ग्वालियर का कीर्तिपाल राजा बना 1459 से लेकर 1480 के बीच में। उसके बीच में बहलोल लोधी ने क्या किया, कीर्तिपाल पर आक्रमण, और ग्वालियर को क्या कर लिया, दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, दौर आता गया, और दौर आने के बाद ही दौर शुरू हुआ राजा मानसिंह तोमर का, जिन्हें कहा जाता है ग्वालियर के तोमर वंश का सबसे प्रतापी शासक मानसिंह तोमर। समय काल है 1486 से लेकर 1516 तक। ग्वालियर में मान मंदिर, क्वेश्चन आता है, मान मंदिर, गुजरी महल और मान कुतूहल। तो मान कुतूहल ग्रंथि की रचना मानसिंह तोमर ने, वीर सिंह और लोक ग्रंथि की रचना वीर सिंह देव ने की थी। मानसिंह और उनकी प्रेमिका का नाम, प्रेमिका कौन थी, यही मृगनयनी थी, जो देखिए गुज्जर समाज की मानी जाती है, इसलिए उन्हें गुजरी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या, गुजरी महल का निर्माण करवाया। देख रहे हैं यहाँ पर गुजरी महल, तो ये गुज्जर समाज से मानी जाती है, उस समय इतिहासकारों ने ये बताया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर पॉइंट ये है कि मानसिंह तोमर और प्रेमिका मृगनयनी, इनकी रचना एक हुई, क्या नाम, मृगनयनी। और मृगनयनी के रचनाकार कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। और वृंदावन लाल वर्मा का ये क्या है, उपन्यास। ऑप्शन बनता है कि जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, ये क्या है, तो ये है उपन्यास है। और विपन्यास किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का है। ध्रुपद संगीत का जो संरक्षक है वो किसे माना जाता है, मानसिंह तोमर को। और ग्वालियर में स्वर्ण युग जो शुरू हुआ वो मानसिंह तोमर के शासनकाल को कहा जाता है। इब्राहिम लोधी ने 1517 के आसपास ग्वालियर के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद उसे अपने अधीन कर लिया। लेकिन इब्राहिम लोधी के ऊपर क्या सिफारिशों का दौर शुरू हुआ, किसने की, विक्रमजीत सिंह या विक्रमादित्य ने, जो मानसिंह तोमर के पुत्र हुए, और उन्होंने यहां पर उनको रियासतें भी बाद में दे दी थी। लेकिन फिर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526, ये है ना, समय काल देख लेना इसका। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, जिसमें क्या हुआ, बाबरकुन ने पराजित कर दिया किसको, इब्राहिम लोधी और विक्रमजीत सिंह को। और इसी के साथ में तोमर राजवंश की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद शुरू करते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत बुंदेला राजवंश। शुरू करते हैं बुंदेला राजवंश से। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गोंडवाना राजवंश और ग्वालियर के तोमर राजवंश के राजाओं का शासनकाल। तो बुंदेला राजवंश है, तो इसमें बुंदेलखंड के क्षेत्र में अपना राज शासन किया है। तो बुंदेला वंश है, इसके संस्थापक पूछे जाते हैं। बुंदेला वंश के संस्थापक कौन, तो इसके संस्थापक माने जाते हैं सोहनपान। बुंदेला वंश के संस्थापक सोहनपान है, और सोहनपान ने कहा गढ़कुंडार एक दुर्ग है, गढ़कुंडार दुर्ग। गढ़कुंडार दुर्ग अभी जो वर्तमान में है, ये आपके टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, टीकमगढ़। बुंदेला वंश के संस्थापक सोहनपान ने गढ़कुंडार दुर्ग टीकमगढ़ में बुंदेला वंश की नींव रखी। तो ये नींव रख दी सोहनपान ने। लेकिन सोहनपान ने बुंदेला वंश की जो नींव रखी थी वो पराजित किया था उन्होंने खंगारों को। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है किसको पराजित किया, खंगारों को पराजित कर,
खंगारों को पराजित कर। खंगारों को पराजित कर दिया यहां पर सोहनपान ने, और ये बन गए यहां पर बुंदेला वंश के संस्थापक। लेकिन अब फिर चीज को यहां पे समझना है, ये जो गढ़कुंडार का दुर्ग है ना, ये गढ़कुंडार का दुर्ग है, ये बहुत पहले बन चुका था। और गढ़कुंडार दुर्ग के जो निर्माता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेना आप लोग, गढ़कुंडार दुर्ग के जो निर्माता है वो चंदेल शासक थे। कौन? चंदेल शासक। और चंदेल शासक में हमने एक प्रतापी राजा पढ़े थे, कौन? यशोवर्मन। यशोवर्मन। तो अब 3-4 क्वेश्चन में यहीं से बता रहा हूं आपको कि गढ़कुंडार का दुर्ग वर्तमान में कहां पर है, तो वो यहां पर है टीकमगढ़ जिले में। गढ़कुंडार दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने करवाया था। गढ़कुंडार दुर्ग को ही बुंदेला वंश की नींव के रूप में किसने सृजित किया था? तो वो सोहनपान ने किया था। सोहनपान ने गढ़कुंडार में बुंदेला वंश की नींव रखी, वो किसको पराजित करके? खंगारों को पराजित करके रखी थी। अब फिर ये खंगार कौन है? अब खंगार को जानने से पहले हम पहुंचते हैं 1182 में। 1182 में एक घटना घटित हुई थी जब दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने, जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? ये चंदेल के राजा, ये इसमें बताया भी था, उस पिछले वाले वीडियो हमने देखा था कि चंदेल राजा परमार्दी देव को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। अब 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल राजा परमार्दी देव को परास्त कर दिया। अब परास्त करने के साथ एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया था कि परमार्दी देव के 2 वीर सेना नायक आला और उदल इसमें क्या हो गए थे? मारे गए थे। लेकिन उसी के साथ क्या हुआ था? परमार्दी देव के अधीन गढ़कुंडार का किला हुआ करता था। उस गढ़कुंडार के किले या दुर्ग का जो सेना नायक था, मतलब सीधा सा है, सेना नायक जो था वो परमार्दी देव के अधीन था, और सेना नायक का नाम था वीर शिवा। अब वीर शिवा क्या करते हैं? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। मतलब आला, उदल और वीर शिवा तीनों की यहां पर मृत्यु हो गई है, और बाद में परमार्दी देव यहां से चले जाते हैं। बाद में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक भी आएंगे, लेकिन पहले यहां पॉइंट को समझिए। वीर शिवा मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वीर शिवा जो सेना नायक थे, कहां के? गढ़कुंडार दुर्ग के। और गढ़कुंडार दुर्ग के ही एक कौन थे? इन्हीं वीर शिवा के सैनिक का नाम है खेत सिंह। और ये जो खेत सिंह है ना, ये खेत सिंह फिर क्या करते हैं? इन खेत सिंह को पृथ्वीराज चौहान है वो कहां का? ये गढ़कुंडार दुर्ग का क्या बनाते हैं? सेना नायक। तो अब ये सैनिक खेत सिंह क्या बन गया? सेना नायक। ये सेना नायक वीर शिवा के थे। कौन? सेना नायक वीर शिवा है, इनकी मृत्यु हो गई है, और इनके ही वीर शिवा के सैनिक है कौन? खेत सिंह। और खेत सिंह को कौन? फिर पृथ्वीराज चौहान क्या बनाते हैं? सेना नायक। कहां का? गढ़कुंडार दुर्ग का। और गढ़कुंडार दुर्ग के ये सेना नायक बन गए। उसके बाद फिर पॉइंट समझना है, ये एक नई शाखा शुरू कर देते हैं। उस शाखा का नाम क्या है? खंगार। क्या नाम है? तो खंगारों की क्या एक नई शाखा चलती है, और उस नई शाखा में क्या होता है? 4 राजा बताए जाते हैं कि हुए, लेकिन फिर क्या हुआ? एक अंतिम समय भी आता है खंगारों का। तो खंगारों के जो अंतिम शासक थे, ये अंतिम शासक कौन थे? हुरमत सिंह। अंतिम शासक हुरमत सिंह हुए, और हुरमत सिंह खंगार जो समुदाय चल रहा है वो समाप्त कर बैठते हैं, मतलब समाप्त हो गया यहाँ पर खंगार। तो अब ये पॉइंट इसलिए समझाया है क्योंकि ये जो बुंदेला वंश है ना, इसके संस्थापक सोहनपान को माना गया है, और इन्होंने किसको पराजित किया है? खंगारों को। अब खंगारों के बारे में बता चुका हूं क्या कि 1182 में एक युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव के बीच में। परमार्दी देव के लिए लड़ने का काम गढ़कुंडार के सेना नायक जो परमार्दी देव की तरफ से लड़ते हैं वो वीर शिवा है, और वीर शिवा की 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है। और उन्हीं वीर शिवा के एक सैनिक, उस सैनिक का नाम है क्या?
खेत सिंह। और ये जो खेत सिंह है ना, ये फिर बाद में यहाँ के सेनानायक बनते हैं और खेत सिंह को जो सेनानायक बनाने का काम है वो करते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो खेत सिंह ने क्या किया, खंगारों की एक नई श्रृंखला चालू कर दी गढ़कुंडार टिकमगढ़ में, और इनके 4 राजा हुए जिसमें अंतिम खंगार शासक हुए कौन, हुरमत सिंह। और हुरमत सिंह के बाद ही कौन सा वंश चालू हो जाता है, बुंदेला राजवंश। अब बुंदेला राजवंश के संस्थापक सोहनपान है, गढ़कुंडार दुर्ग टिकमगढ़ में है, लेकिन गढ़कुंडार दुर्ग के निर्माता है चंदेल शासक यशोवर्मन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये जो बुंदेला राजवंश है ना, इसका मध्य प्रदेश में विशेष एक योगदान है, और यहीं से शुरू होता है हमारा बुंदेलाओं की एक शाखा। अब इनका एक शासन एक लंबा काल चलता है, और लंबा पीरियड चलने के बाद ही क्या होता है, ये बुंदेला वंश मध्य प्रदेश में आता है, और मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश की एक शाखा, ठीक है, बुंदेला वंश की एक शाखा है, उस शाखा को कहा जाता है ओरछा वंश। तो बुंदेलाओं की कौन सी शाखा, ओरछा शाखा, जिसे ओरछा वंश कहा जाता है। और ओरछा वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बन जाता है। तो यह है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला या रुद्र प्रताप बुंदेला। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला कौन है, तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यह भी बुंदेला है, लेकिन यह बुंदेल वंश के संस्थापक नहीं है। बुंदेल वंश के संस्थापक सोहनपान है, और बुंदेला वंश की एक शाखा ओरछा है। उस ओरछा राजवंश के जो संस्थापक है वो कौन है, वो बनते हैं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। फिर क्या होता है, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने क्या करा, नींव रख दी किसकी, ओरछा वंश की। अब ओरछा वंश की ये जो स्थापना कर देते हैं, ये कब करते हैं, 1501 में। तो ओरछा वंश की नींव अगर पूछता है कि रुद्र प्रताप बुंदेला ने कब रखी थी, तो 1501 में रखी। अब 1501 से लेके लगभग 1531 तक रुद्र प्रताप बुंदेला का क्या होता है, शासन चलता है। 1501 से लेके 1531 तक रुद्र प्रताप बुंदेला का शासन काल चलता है, और इस शासन के साथ ही वो क्या करते हैं, एक नींव रखते हैं, और उस नींव का नाम है क्या, ओरछा दुर्ग। ठीक है, पहले तो ये ओरछा वंश की राजधानी क्या है, तो राजधानी यही है भैया, है ना, कौन सी, ओरछा है। लेकिन ओरछा दुर्ग की नींव यहां पे अब ओरछा दुर्ग की नींव, ओरछा दुर्ग की नींव ये माना जाता है 1531 के आसपास रखी थी। ठीक है, ये नींव जो रखने का काम किया है, ये किया है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। लेकिन ये जो ओरछा दुर्ग है ना, ये कोई छोटा मोटा दुर्ग नहीं है। ठीक है, 12 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है, एक बादामाकार संरचना इसकी बताई जाती है। लेकिन ये जो दुर्ग है ये करीबन 8 साल में पूरा हुआ था। कितने साल में, 8 साल में पूरा हुआ था। तो नींव तो रख गए कौन, ये रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के ही एक उत्तराधिकारी हुए। उत्तराधिकारी कौन, भारती चंद्र। तो भारती चंद्र ने क्या किया, अब इनकी मृत्यु हो गई 1531 में, तो यहां पे ध्यान रखना उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी हुए भैया भारती चंद्र। तो ये जो भारती चंद्र बुंदेला है ना, इन्होंने क्या किया, भारती चंद्र बुंदेला ने ये ओरछा दुर्ग को पूरा करवाया। ठीक है, तो ओरछा दुर्ग का निर्माण पूरा करवाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, ये भारती चंद्र को जाता है। और भारती चंद्र ने इसी ओरछा दुर्ग के पास में क्या किया, और निर्माण कार्य करवाए। ठीक है, जिनमें एक जो फेमस है वो है आपका राज मंदिर और रानी महल। ठीक है, तो राज मंदिर और रानी महल अगर क्वेश्चन आता है तो ये कहाँ है, तो ये ओरछा में ही है। तो राज मंदिर की बात कर रहा हूं, ठीक है, राम मंदिर की बात नहीं है यहां पर। राज मंदिर और रानी महल दोनों के दोनों कहां पर है, ये ओरछा में है, और इसके जो निर्माता है वो कौन है, भारती चंद्र है। अब भारती चंद्र क्या है, इनका समय काल चलता है, और बाद में इनकी भी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु होने के बाद इन्हीं के वंशज आते हैं कौन, मधुकर शाह। ठीक है, तो मधुकर शाह कब आते हैं, 1554 में। ठीक है, इनका समय काल जैसे ओरछा दुर्ग की नींव हो गई है ना, तो ये भारती चंद्र जो है इनका जो समय काल है वो चलता है 1554 तक। अब 1554 में तो भारती चंद्र चले गए, लेकिन फिर यहाँ पर
भारती चंद्र के उत्तराधिकारी बनते हैं, ये है मधुकर शाह, मधुकर शाह। और ये जो मधुकर शाह है ये राजा कब बनते हैं? 1554 में। और ये जो 1554 में राजा बनते हैं तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? एक विशेष निर्माण, जिसे आज भी इतिहास के साथ वर्तमान में भी एक सुनहरे, एक सपने की तरह जो था उसको इन्होंने पूरा करवाया था। ठीक है, तो वो कौन? ये 1554 में क्या करते हैं या उसके आसपास में एक निर्माण कार्य है राम राजा मंदिर। कौन सा? राम राजा मंदिर। तो ये 1554 के आसपास चलते हैं, लेकिन इनके उत्तराधिकारी क्या करते हैं? मतलब ये मधुकर शाह राम राजा मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राम राजा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कहा जाता है कि मधुकर शाह की पत्नी थी गणेश कुंवरी बाई, वो क्या गई थी? राम के अनन्य भक्त थी और अयोध्या गई थी, भगवान राम की एक मूर्ति लेके आई थी। मूर्ति को शाम होने के कारण मंदिर में स्थापित नहीं कर पाई थी और ना कर पाने के कारण महल में ही रख दिया था एक जगह पे उन्होंने। तो ये जो महल हुआ करता था उस समय, और फिर सुबह देखा तो वो मूर्ति अपने स्थान पे से हिल भी नहीं रही थी, ऐसा बताया जाता है। तो ना हिलने के कारण ही क्या किया? मधुकर शाह ने वो जिस महल में वो राम भगवान की मूर्ति रखी थी उस महल को ही किस में तब्दील करवा दिया? मंदिर में। तो ये मंदिर आगे जाके किस नाम से फेमस हुआ? राम राजा मंदिर के नाम से फेमस हुआ। और इस राम राजा मंदिर के कारण ही क्या होता है? एक क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश की अयोध्या किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की अयोध्या, अब भगवान राम की मूर्ति है तो अयोध्या कहां पर स्थापित हो जाएगी आपकी? तो ये हो जाएगी मध्य प्रदेश की अयोध्या ओरछा। ठीक है, अब पॉइंट आया समझ में यहां पर। अब फिर क्या? अब ये मधुकर शाह हुए, तो मधुकर शाह ने और भी निर्माण कार्य करवाए, जिनमें जो प्रमुख रूप से है वो है चतुर्भुज मंदिर। कौन सा? चतुर्भुजी मंदिर। ये भुजी मंदिर है यहाँ पर, चतुर्भुजी मंदिर, और उसके साथ में ही क्या है? लक्ष्मी मंदिर। तो बस ध्यान रखना है यहाँ पर कि चीजें कहाँ से निकल रही है। ये मंदिरों से क्वेश्चन बहुत आएंगे, लेकिन इससे ज्यादा विस्तृत वर्णन आपको मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में देखने को मिलेगा, जहां पर पूरी डिटेल्स के साथ में ये बताया जाएगा कि कौन सा मंदिर, कौन सा जो निर्माण है, कौन सा बगीचा है, राय प्रवीण महल, शीश महल, जो भी यहाँ पर है उनका निर्माता कौन है। तो उसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन में। लेकिन उसके साथ में ही यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने निर्माण करवा दिया राम राजा मंदिर का। अब इनका जो सामना हुआ वो किससे हुआ था? अकबर से। अकबर ने क्या किया? इनको बुलाया था अपने दरबार में कि आओ हमारे दरबार में। तो मधुकर शाह ने क्या कर दिया था? जाने से मना कर दिया था। इसी बात की खींच निकालने के लिए क्या किया? अकबर ने अपने सेनापति, कौन? सादिक खां नाम है अकबर के सेनापति। अकबर के सेनापति का नाम याद रखना है यहाँ पर। इनका नाम है सादिक खां। सादिक खां को भेजा, कहां पर भेजा? ओरछा पर आक्रमण करने के लिए। तो ओरछा के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, और ओरछा पर आक्रमण करने के कारण ही क्या हुआ? ये जो मधुकर शाह है, इन मधुकर शाह के पुत्र, मधुकर शाह के पुत्र, यहां पे देखना, मधुकर शाह के पुत्र। अब ये मधुकर शाह के जो पुत्र है इनका नाम है हारेल देव। हारेल देव, ये हारेल देव की यहाँ पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और ये युद्ध भी क्या करते हैं? हार जाते हैं। अब पुत्र भी गया और उसके साथ में क्या हो गई? पराजय भी हो गई। तो मधुकर शाह क्या करते हैं? सीधा सा एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, ये अकबर की क्या कर लेते हैं? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली मधुकर शाह ने, और ये जो ओरछा राजवंश है अब किसके अधीन चला गया? मुगल राजवंश के अधीन चला गया है। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ समय के बाद ही क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? मधुकर शाह की। अब मधुकर शाह की मृत्यु होती है। अब मृत्यु होने के बाद इनका बेटा, इनका जो बेटा होता है उनका नाम है राम शाह बुंदेला। अब राम शाह बुंदेला जो है, ये राम शाह बुंदेला क्या करते हैं? उत्तराधिकारी बनते हैं। अब इनके करीबन बताए जाते हैं 7 से 8 बेटे हुआ करते थे उस समय मधुकर शाह के। तो मधुकर शाह का जो बड़ा बेटा था ये राम शाह बुंदेला, इनको इन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया। कहाँ का? ओरछा का। लेकिन उसके साथ में एक पराक्रमी जो थे वो कौन थे? इन्हीं के बेटे
वीर सिंह देव। अब ये वीर सिंह देव है, इन्हें कहा जाता है वीर सिंह बुंदेला। तो उस समय जब मधुकर शाह के पुत्र राम शाह बुंदेला जब ओरछा दुर्ग के राजा बने थे या ओरछा राजवंश की सत्ता को संभाल रहे थे, तो वहीं पर क्या हुआ, इन्हीं मधुकर शाह के छोटे बेटे वीर सिंह बुंदेला को क्या किया गया, दतिया के पास में, ठीक है, या दतिया के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, दतिया के दक्षिण पश्चिम में से बताया जाता है, ठीक है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना दक्षिण के दतिया के पास में एक जागीर दी गई, बाडोनी जागीर, ठीक है, जिसे बोडानी जागीर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर, बाडोनी जागीर किसको दी गई थी, ये दी गई थी वीर सिंह देव बुंदेला को दी गई थी। तो वीर सिंह देव बुंदेला है, वीर सिंह देव बुंदेला एक रियासत को संभालते, जागीर को संभालते हैं, जिसका नाम क्या है, बाडोनी। अब ये बाडोनी जो जागीर है, इसके पास में ही एक क्वेश्चन इस बार एमपीपीएससी में आया था, ठीक है। वो बताया जाता है कि वीर सिंह देव बुंदेला की राजधानी क्या थी, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद क्या होता है, राम साहब भी क्या होते हैं, राम को प्यारे हो जाते हैं, और ये भी क्या होते हैं, चले जाते हैं संसार से। अब इनके रुखसत होने के बाद क्या होता है, ये जो वीर सिंह बुंदेला है, ये क्या करते हैं, ये राजा बनते हैं, और राजा बनने के साथ ही क्या करते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अब वीर सिंह देव बुंदेला है, ये संपर्क में आ जाते हैं किसके, ये तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन अभी तो आप यहाँ पे देख लो इतना, क्योंकि जगह कंजेस्टेड है। और अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे किसके, वीर सिंह देव बुंदेला के बारे में। और पूछता है यहाँ से राजधानी क्या थी, तो राजधानी इस समय इनकी बताई जाती है गहोरा। गहोरा को इनकी राजधानी के नाम से बताया जाता है, किसकी, वीर सिंह देव की। स्टार्ट से मैं समझा रहा हूँ, एक चीज को समझिए आप लोग, ये बुंदेला राजवंश है, बुंदेला राजवंश है, ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, मतलब यूपी और एमपी की जो सीमा वाला क्षेत्र है, उसके ऊपर इनका राजवंश हुआ करता था। और बुंदेला वंश है, इसके जो संस्थापक है वो है सोहनपान। और सोहनपान जो है, इन्होंने गढ़कुंडार दुर्ग को, जो कहां पर है, टीकमगढ़ में, यहीं पर से बुंदेला वंश की नींव रखी थी। और नींव तो रखी, लेकिन किसको पराजित करके, खंगारों को पराजित करके। अब खंगारों का ये टॉपिक थोड़ा सा अलग से यहाँ पे मैंने समझा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएंगे, ये एमपीपीएससी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। खंगार कौन है, तो खंगार की गाथा पीछे चलती है। 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव के ऊपर आक्रमण किया। परमार्दी देव की पराजय हुई, अलाउद्दीन के बरे, लेकिन उसके साथ में ही परमार्दी देव के गढ़कुंडार दुर्ग के सेनानायक वीर शिवा, इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु। वीर शिवा के जो सैनिक एक हुआ करते थे खेत सिंह, जो बाद में विश्वास पात्र बन गए पृथ्वीराज चौहान के, और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, गढ़कुंडार का उनको सेनानायक बना दिया। और ये खेत सिंह है ना, इन्होंने क्या शुरुआत कर दी, खंगार वंश की शाखा शुरू कर दी। अब खंगार वंश की शाखा आगे बढ़ी और अंतिम शासक हुए हुरमत सिंह। और इसी हुरमत सिंह के बाद ही क्या हुआ, खंगारों को पराजित कर दिया किसने, सोहनपान ने, और बुंदेला वंश की नींव रख दी। अब बुंदेला वंश है। अब गढ़कुंडार क्या है, तो ये दुर्ग है, चंदेल शासक यशोवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी बुंदेला वंश में मध्य प्रदेश का एक राजवंश चलता है, ओरछा वंश। तो ओरछा वंश की शाखा, ठीक है, मतलब बुंदेला वंश की शाखा ओरछा है। और ओरछा का जो संस्थापक है वो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला हुए, जिन्होंने 1501 में क्या किया, स्थापना की ओरछा वंश की, और 1501 से लेकर 1531 तक शासन किया। अपनी राजधानी किसको बनाया, तो ओरछा को बनाया, जो वर्तमान में किस जिले में आती है, निवाड़ी जिले में आती है। और इसी के साथ में ओरछा दुर्ग की नींव रखी 1531 में, और यहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु। 1531 में ओरछा दुर्ग की नींव तो रख देते हैं, लेकिन बाद में इनके पुत्र आते हैं भारती चंद, और भारती चंद क्या करते हैं, इस दुर्ग के निर्माण कार्य को करवाते हैं, पूरा करवाते हैं। और इसी के साथ में राज मंदिर और रानी महल का भी क्या करवाते हैं, निर्माण। 1554 में भारती चंद्र की भी मृत्यु होती है। भारती चंद्र के उत्तराधिकारी हुए मधुकर शाह, और मधुकर शाह ने ही क्या किया, राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहते हैं। और राम राजा मंदिर कहां पर है, ओरछा निवाड़ी जिले में है। मधुकर शाह को बुलाया था अकबर ने, अकबर के
कहने को ना मानते, वो नहीं गए मुगल दरबार में, जिसके कारण सादिक खां को अकबर ने भेजा था और अकबर के सेना नायक सादिक खां ने युद्ध किया मधुकर शाह से, क्योंकि अकबर जाता नहीं था, वो बहुत कम जाता था किसी भी युद्ध में, एक डायरेक्टली रूप से अकबर ने कोई रोल प्ले नहीं किया था। ठीक है, तो ये सादिक खान ने क्या किया, मधुकर शाह के पुत्र हरेल देव की क्या कर दी, हत्या। मतलब ये यहाँ पर हरेल देव की हत्या किया तो परास्त हो गए थे, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में मधुकर शाह ने क्या किया, इनकी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और ये जो बेटे इनके हुए राम शाह, वो बाद में यहाँ पर राजा बने, लेकिन उन्हीं के एक बेटे थे वीर सिंह देव बुंदेला, जिनको दतिया की बारडोली जागीर दी गई। और पूछता है यहाँ से क्वेश्चन की इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो गहोरा। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ होता है जो हम आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मधुकर शाह आते हैं, उनका शासन होता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। राम शाह बुंदेला आते हैं, उनकी भी मृत्यु हुई। राम शाह बुंदेला के भाई कौन, वीर सिंह देव बुंदेला, ये क्या बनते हैं, राजा। तो अब ओरछा नरेश कौन हो गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ओरछा नरेश अब बन चुके हैं वीर सिंह देव बुंदेला। ये जो वीर सिंह देव बुंदेला है, इनको क्या करा था अकबर के बेटे, अकबर के बेटे का नाम क्या था, जहांगीर। तो ओरछा नरेश वीर सिंह देव बुंदेला को जहांगीर ने सुपुर्द कर दिया। क्या सुपुर्द कर दिया, पूरा ओरछा राज्य, ओरछा राज्य प्रदान कर दिया। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अकबर ने नहीं दिया था, किसने दिया था, ये दिया था जहांगीर ने। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि वीर सिंह देव बुंदेला ओरछा नरेश तो बने, लेकिन किसकी सहायता से, तो वो उस समय बने थे जहांगीर की सहायता से। अब जहांगीर क्या हुआ, अपने मित्र से मिलने आए, कहाँ आए, ओरछा निवाड़ी में। तो ओरछा, ये ओरछा में क्या करा इन्होंने, इनके स्वागत सत्कार के लिए क्या, जहांगीर महल का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन आता है कि जहांगीर महल कहाँ पर है, तो जहांगीर महल कहाँ पर है, तो ये ओरछा निवाड़ी में है, और ओरछा में इस जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। अब जहांगीर, ये नाम क्या बोलते हैं, सलीम, सलीम, शहजादे सलीम। ठीक है, अकबर के एक गुरु हुआ करते थे सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के नाम पर ही उन्होंने अपने बेटे जहांगीर तो एक तरीके की उपाधि है, लेकिन इनका मूल नाम क्या है, सलीम है, और सलीम का नामकरण इन्होंने किया था। लेकिन बाद में ही क्या किया, सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध ही क्या करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसलिए क्या, अब वो विद्रोह का कारण पिक्चरों में बताया जाता है, क्या, अनारकली, मैं तो अनारकली चली जहांगीर की गली, वो वाली पिक्चर है सिर्फ। ठीक है, लेकिन ये जो विद्रोह है ना, इस विद्रोह के मुख्य तथ्य ये है कि जब अकबर जो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, वो अभी भी क्या है, राजा है। अब जो जवान बेटा है उसका तो खून उबल रहा है, क्यों, क्योंकि उसको तो राजा बनना है ना, क्योंकि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हत्याओं का दौर शुरू होगा ना, ये यहीं से शुरू हो जाएगा। तो फिर हुआ यूं कि अकबर के जो एक नवरत्न में शामिल व्यक्ति थे, कौन, अबुल फजल को अकबर ये कह के हुए पहुंचाते हैं ओरछा के पास में, या फिर जहां पर भी होते हैं, तो उनको समझाने के लिए पहुंचाते हैं कि भैया जाओ इस सलीम को समझाओ कि ये विद्रोह ना करें, बाद में शासन इनका ही है। लेकिन इसको गलत तरीके से ले लेते हैं हमारे सलीम साहब, और क्या कर देते हैं, आदेश दे देते हैं। किसको आदेश दे देते हैं, वीर सिंह बुंदेला को। तो सलीम जहांगीर के कहने पर किसने, ये वीर सिंह देव बुंदेला, ये तो आप दोस्ती में बिल्कुल वो हो गए थे। तो वीर सिंह देव बुंदेला ने क्या किया, इन्होंने अकबर के नवरत्न में शामिल ये व्यक्ति अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल की हत्या कब कर दी, 1602 में कर दी। कहाँ पे कर दी, सराय बराय में कर दी। अब सराय बराय कहाँ पर है, तो सराय बराय पड़ता है आपके निवाड़ी जिले में। निवाड़ी क्या, निवाड़ी जिला मत लिखो क्योंकि निवाड़ी तो अभी बना है, ओरछा में पड़ता है, ओरछा। ठीक है, ये आ गया समझ में यहाँ पर कि अकबर का बेटा जहांगीर सलीम है, सलीम ने विद्रोह कर दिया, उसको समझाने के लिए अबुल फजल भेजते हैं, अबुल फजल को भेजा जाता है अकबर के द्वारा, लेकिन अबुल फजल की ही हत्या कर देते हैं कौन, वीर सिंह देव बुंदेला। किसके कहने पर, वो कहना होता है जहांगीर सलीम का। ये हो गया। फिर क्या, इनका राज शासन आगे बढ़ा, जहांगीर भी गए, और उसके बाद कौन, वीर सिंह देव बुंदेला भी क्या हुए,
अपने शासन को पूरा करते हैं और दोनों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है धीरे धीरे, साथ में नहीं, अलग अलग मरे थे। तो ये जो जहांगीर है ना, जहांगीर के बेटे का नाम कौन, शाहजहां। तो अब शाहजहां क्या करते हैं, शासन करना शुरू कर देते हैं। शाहजहां के समय में क्या, अब शाहजहां मुगल बादशाह है, लेकिन ये जो वीर सिंह देव बुंदेला है इन्हीं के पुत्र वंशज में कौन, जुझार सिंह। ये जुझार सिंह क्या करते हैं, राजा बनते हैं। ठीक है, ये शाहजहां, ठीक है, यहाँ पे याद रखना शाहजहां, यहाँ पर मुगल बादशाह बन गए हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट में लिख देता हूँ के विरुद्ध, शाहजहां के विरुद्ध जुझार सिंह कौन है, ओरछा नरेश ने कई बार क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए, कई विद्रोह किए यहाँ पर, मतलब इनके पिता की तरह इनकी दोस्ती नहीं चल पाई थी। ठीक है, और जुझार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध क्या किए थे, विद्रोह किए थे। अब शाहजहां का तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो जहांगीर है ना, जहांगीर के समय काल में भी एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, कि ये जो जहांगीर है, जहांगीर के समय एक व्यक्ति का नाम है, अंग्रेज राजदूत हुआ करता था उस समय, अंग्रेज राजदूत। अंग्रेज आने शुरू हो गए थे भारत में अब, ठीक है, गुलामी की जंजीरें शुरू होने वाली थी। अंग्रेज राजदूत नाम है सर टॉमस रो, जिसे थॉमस रो भी पढ़ा जाता है, लेकिन आप टॉमस रो या थॉमस रो जो भी आए देख लेना, जैसा भी है। तो अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो कहाँ आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर के दरबार में जब ये आया था तो आने के बाद इसने क्या किया, भारत का भ्रमण किया। और भारत के भ्रमण करते हुए ये कहाँ पहुंच गया था, ये पहुंचा था अजमेर। और अजमेर से फिर होता हुआ ये पहुंच गया था कहाँ पर, मांडू। और मांडू कहाँ पर है, धार जिले में। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा अंग्रेज यात्री जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो कहाँ पर आया था, ये अजमेर आया था, और वहीं पे कहाँ निकल गया, ये यहाँ पे निकल गया आपके मांडू धार में। तो इन्होंने एक पुस्तक लिख दी। अब पुस्तक कौन सी, नाम देके उसका पूछा जाता है। अब अंग्रेज राजदूत टॉमस रो की पुस्तक का नाम बताइए, तो पुस्तक है भैया एम्बेसी ऑफ टॉमस रो, एम्बेसी ऑफ टॉमस रो टू इंडिया, मतलब भारत भ्रमण के ऊपर। ये जो पुस्तक है ना, किससे संबंधित है, भारत भ्रमण पर। तो भारत भ्रमण के ऊपर सर टॉमस रो के द्वारा पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम है एम्बेसी, ठीक है, एम्बेसी ऑफ टॉमस रो टू इंडिया। सॉरी। अब फिर क्या, यह तो हो गया अंग्रेज राजदूत जहांगीर के समय काल में। अंग्रेज जहांगीर का बेटा कौन, शाहजहां के विरुद्ध ये वीर सिंह देव बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने क्या किया, विद्रोह किया। लेकिन इनके जुझार सिंह के भाई हुए, भाई का नाम है हरदौल सिंह हुए, जो हरदौल सिंह बुंदेला के नाम से पहचाने गए। तो जुझार सिंह के भाई हरदौला ने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी। इनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगा दिए गए थे जिससे व्यथित होकर इन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के कारण ही क्या किया, अब आत्महत्या करने के बाद क्या किया, इनकी समाधि बनी। और समाधि कहाँ पर है, दतिया में है। हरदौल सिंह यहाँ पे समाधि है। तो समाधि बन गई दतिया में, और दतिया में बनी, इसका ये तो एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, इनके नाम पर कुछ कथाएं विख्यात है जिन्हें कहा जाता है हरदौल की मनोती। हरदौल की मनोती, ये क्वेश्चन आता है कि हरदौल की मनोती को कहाँ गाया जाता है। तो ये हम लोग जो लोक नाट्य, लोक कला, लोक कथाएं पढ़ेंगे, जो आपके इसी यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है उसमें डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किस क्षेत्र में जाती है, बुंदेला वंश है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाई जाती है। ठीक है, यह हो गया जुझार सिंह के भाई हरदौल सिंह की समाधि दतिया में है, और इन्हीं की याद में हरदौल की मनोती गाई जाती है। और ये हरदौल की मनोती बुंदेलखंड क्षेत्र में गाई जाती है। अब इसी बुंदेला राजवंश में एक सबसे पराक्रमी राजा होते हैं। राजा का नाम है, राजा नहीं, महाराजा। अब ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, बुंदेला वंश ही चल रहा है ना। तो बुंदेला वंश में कौन आते हैं, महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल हुए। इन्होंने क्या किया, महाराजा छत्रसाल ने
छतरपुर नगर बसाया। ठीक है, छतरपुर स्थापना अगर पूछता है तो महाराजा छत्रसाल। अब बुंदेला राजवंश के नए राजा बन गए महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने छतरपुर नगर बसाया और उसके साथ में ही क्या किया, तो क्या किया, इनका जीवन काल देख लेते हैं कि महाराजा छत्रसाल जो है इनका जीवन काल लगभग चलता है 1649 माना जाता है, 1649 से लेकर 1731 तक। अब इन्होंने क्या किया, इसी बुंदेला वंश के अधीन एक नया राजवंश शुरू कर दिया जिसे कहा जाता है पन्ना राजवंश। पन्ना राजवंश, तो पन्ना राजवंश की इन्होंने क्या रखी, नींव रखी। क्वेश्चन अगर आता है ओरछा राजवंश की नींव किसने रखी, बुंदेला राजवंश की नींव किसने रखी, फिर आएगा यहां पर पन्ना राजवंश की। तो बुंदेला राजवंश की नींव सोहनपाल ने रखी थी और उसके साथ में उसी बुंदेला राजवंश के अंतर्गत ओरछा राजवंश आ रहा था, उसकी रुद्र प्रताप बुंदेला ने रखी थी। और इसी बुंदेला राजवंश की एक शाखा आती है जिसका नाम है पन्ना राजवंश, और पन्ना राजवंश के जो संस्थापक है वो बनते हैं महाराजा छत्रसाल। अब महाराजा छत्रसाल जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब इनके समय काल में जो राजा मुगल बादशाह था वो कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब को परास्त कर दिया था महाराजा छत्रसाल ने। क्या किया, औरंगजेब को परास्त कर दिया था, जिसके कारण ही इन्हें मुगलों ने क्या मान्यता दी, महाराजा की मान्यता दी कि हाँ भैया ये महाराजा है, तो महाराजा हो गए। उसके बाद क्या, तो इनके नाम विख्यात है। अब नाम महाराजा छत्रसाल के क्या, इन्हें कहा जाता है बुंदेल केसरी। बुंदेल केसरी, ये तो हुआ महाबली, महाबली, और बुंदेलखंड के शिवाजी, बुंदेलखंड के शिवाजी। अब शिवाजी महाराष्ट्र मराठा थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध खूब लोहा लिया था, परास्त किया था वहां पर, मतलब बहुत परेशान कर दिया था औरंगजेब को। तो बुंदेल केसरी हो गया, महाबली हो गया, और उसके साथ में ही बुंदेलखंड के क्या, शिवाजी। ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महाराजा छत्रसाल को, जिन्होंने पन्ना राजवंश की नींव रखी थी। अब क्या समय व्यतीत हुआ और उसके साथ में क्या, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला हुए। एक कौन हुए, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला, इसी बुंदेला वंश के अंदर विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने क्या किया, एक किला बनवाया। उस किले को कहा जाता है बलदेवगढ़, बलदेवगढ़ का किला। तो क्वेश्चन ही से बनेगा फिर कि पहले तो विक्रमादित्य सिंह बुंदेला है, उन्होंने क्या करवाया, तो विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और ये किला वर्तमान में कहां पर है, टीकमगढ़ में। कहां पर है, टीकमगढ़। ये ना टीकमगढ़ वाले भाग में आता है बलदेवगढ़ का किला। अब इसी बिंदु के साथ में फिर क्या हुआ, बुंदेला राजवंश तो आगे बढ़ा, लेकिन फिर क्या हुआ, मुगल राजवंश समाप्त हुआ। मुगल राजवंश के साथ में ही भारत में मराठाओं का एक आधिपत्य होने लगा था। और फिर क्या, इन्होंने धीरे धीरे मराठाओं से भयभीत होकर, ठीक है, किसने, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने मराठों से भयभीत होकर अपनी राजधानी, मराठों से भयभीत होकर अपनी राजधानी, अभी राजधानी कहां पर है बुंदेलाओं की, ओरछा में है ना, तो राजधानी ओरछा से टेहर, जो भी टीकमगढ़ में आता है। तो विक्रमादित्य सिंह जो थे, इन्होंने मराठाओं का सामना करना उचित नहीं समझा और पता था कि मराठा अब शक्तिशाली हो चुके हैं, तो इन्होंने अपने राजवंश के अंतर्गत अपनी राजधानी है और टेहर टीकमगढ़ स्थानांतरित कर ली। और धीरे धीरे ये जो राजवंश है पूरा, ये चले जाता है मराठाओं के अधीन। तो ये हमारा हुआ कौन सा, ओरछा राजवंश के अंतर्गत, जो हम लोग मतलब बुंदेला वंश के अंतर्गत जो ओरछा राजवंश पढ़ रहे थे। तो मुख्य बिंदु देख लीजिए, ओरछा नरेश कौन थे, वीर सिंह देव बुंदेला थे। वीर सिंह देव बुंदेला जो थे वो
बाड़ोनी जागीर के वो थे, लेकिन उसके बाद जहांगीर ने उन्हें ओरछा राज्य पूरा प्रदान कर दिया था। जहांगीर से विशेष मित्रता थी वीर सिंह देव बुंदेला की, जिसके कारण उन्होंने इनके स्वागत सत्कार के लिए जहांगीर महल का निर्माण करवाया। जहांगीर महल कहाँ पर है, तो ये ओरछा निवाड़ी में है। जहांगीर का मूल नाम क्या है, तो ये सलीम है। और सलीम किसके बेटे हैं, ये अकबर के बेटे हैं। और इन्हीं सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अकबर के नवरत्न अबुल फजल की हत्या कर दी 1602 में। और ये कहाँ पर है, सराय बराय ओरछा में। अब ये पॉइंट पढ़ने से पहले यहाँ पे आ जाइए, ये जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो आए थे। और टॉमस रो, ठीक है, ये तो आ गए, ये अजमेर भ्रमण करते हुए मांडू धार पहुंचे। और क्या किया, भारत भ्रमण के ऊपर ही क्या कर दी, एक पुस्तक लिख ली। कौन सी, एम्बेसी ऑफ टॉमस रो टू इंडिया, ये पुस्तक लिख ली इन्होंने। लेकिन उसके बाद क्या, इनके भाई हुए पुत्र हुए जुझार सिंह वीर सिंह बुंदेला के, जिन्होंने शाहजहां के विरुद्ध कई विद्रोह कर ली। अब फिर जो जुझार सिंह हैं, इनके जो भाई थे हरदौल सिंह, वो आत्महत्या करते हैं। उनकी समाधि जो है वो दतिया में है। हरदौल सिंह की समाधि दतिया में है, लेकिन इनकी जो मनोती है या गीत गाए जाते हैं वो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। इसी बुंदेला वंश के अंतर्गत पराक्रमी राजा हुए महाराजा छत्रसाल, और महाराजा छत्रसाल ने छतरपुर नगर की स्थापना की। 1649 से लेकर 1731 तक इनका जन्म समय अवधि चली। और इसी बुंदेला वंश में एक पन्ना राजवंश की नींव रख दी। औरंगजेब को परास्त भी कर दिया, किसने, महाराजा छत्रसाल ने। इसलिए नाम मिला बुंदेल केसरी महाबली। और महाबली के साथ में ही क्या, ये बुंदेलखंड के शिवाजी। अब अंततः विक्रमादित्य सिंह बुंदेला हुए, जिन्होंने बलदेवगढ़ के किला का निर्माण टिकमगढ़ में करवाया, लेकिन मराठों से भयभीत हुए और राजधानी ओरछा से टेहर कहाँ पर है, टिकमगढ़ में है। तो ये हुआ हमारा बुंदेला राजवंश। ठीक है, बुंदेला वंश संस्थापक कौन, सोहनपाल। किसको परास्त किया, खंगारों को परास्त किया। कहाँ पर स्थापना की, गढ़कुंडार टिकमगढ़ में स्थापना की। अब गढ़कुंडार में खंगार कहाँ से आए, तो पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव 1182 के आसपास एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें गढ़कुंडार के एक सेनानायक हुआ करते थे जो परमार्दी देव के लिए लड़े। नाम था वीर शिवा। अब वीर शिवा की क्या हो गई, उस युद्ध में मृत्यु हो गई। और इन्हीं वीर शिवा के एक सैनिक हुआ करते थे उन्हीं के पास में, इनका नाम था खेत सिंह। खेत सिंह ने पृथ्वीराज का एक विश्वास पात्र बना और बाद में क्या किया, इसी गढ़कुंडार किले के ऊपर खंगार राजवंश की एक शाखा शुरू कर दी। खंगार में हरमत सिंह एक लास्ट शासक हुए। और उसके बाद क्या, उसके बाद ये सोहनपाल ने परास्त करके नींव रख दी। इसी बुंदेला राजवंश में एक ओरछा राजवंश आया, जिसकी स्थापना करते हैं रुद्र प्रताप सिंह 1501 में। 1531 के आसपास इनका कार्यकाल चलता है। 1531 में ओरछा दुर्ग की भी नींव रख देते हैं, और नींव रखने के साथ में ही क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु। इनका बेटा आता है भारती चंद्र। ठीक है, वो भारती चंद्र क्या करता है, ओरछा दुर्ग के निर्माण को पूरा करवा देते हैं, और पूरा करवाने के साथ में रानी महल, राय महल जैसे निर्माण कार्य इन्होंने करवाया। राजधानी ओरछा को बना लेते हैं। उसके बाद मधुकर शाह आते हैं। मधुकर शाह ने क्या करते हैं, राम राजा मंदिर का निर्माण, जिसे मध्य प्रदेश के अयोध्या के नाम से भी हम जानते हैं, वो करवा देते हैं। और इन्हीं के समय काल में क्या होता है, अकबर ने सादिक खान को भेज दिया आक्रमण करने के लिए। सादिक खान से युद्ध हो जाता है। इनके पुत्र हरेल देव की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद क्या होता है, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और मधुकर शाह का जो ओरछा राजवंश है, ये किसके अधीन हो जाता है, मुगल कालीन अधीन हो जाता है। फिर क्या होता है, मधुकर शाह की मृत्यु होती है। उनके पुत्र राम शाह आते हैं। राम शाह के समय काल में जो वीर सिंह देव बुंदेला थे, उनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो गौहरा थी, और जहांगीर हुआ करती थी बाड़ोनी। फिर जहांगीर का समय काल होता है, और जहांगीर से इनकी मित्रता बढ़ती है। और मित्रता बढ़ने के बाद ही क्या होता है, जहांगीर इन्हें वीर सिंह बुंदेला को संपूर्ण ओरछा राजवंश के शासक नियुक्त कर देते हैं। इन्हीं से मिलने के लिए जहांगीर आते हैं, तो जहांगीर के लिए क्या करते हैं, जहांगीर महल का निर्माण करवा देते हैं ओरछा में। और उसके साथ में ही सराय बराय में सलीम के कहने या जहांगीर के कहने पर ही वीर सिंह देव बुंदेला अकबर के एक विश्वास पात्र मंत्री अबुल फजल की सराय बराय में 1602 में हत्या कर देते हैं। इन्हीं जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेज राजदूत आता है, जिसका नाम सर टॉमस रो है। और सर टॉमस रो क्या करता है, अजमेर भ्रमण करने के साथ पूरा भारत भ्रमण करता है, और वहीं से कहाँ जाता है, मांडू में आ जाता है। और मांडू में आने के साथ ही एक पुस्तक लिख देता है। उस पुस्तक का नाम आपने देखा है, एम्बेसी ऑफ टॉमस रो टू इंडिया। उसके बाद क्या, हुमायूं का बेटा शाहजहां के साथ ही जो वीर सिंह देव बुंदेला के पुत्र है, वो कौन, जुझार सिंह। दोनों के बीच में मतभेद होता है, कई बार संघर्ष होता है। जुझार सिंह के एक भाई होते हैं हरदौल सिंह की क्या होती है,
आत्महत्या हो जाती है। यहाँ पर हरदौल सिंह की समाधि बन जाती है, वो दतिया बन जाती है। इन्हीं की याद में बुंदेलखंड के अंतर्गत क्या गाए जाते हैं, हरदौल सिंह की मनोती गाई जाती है। इसी बुंदेला राजवंश में एक प्रतापी राजा हुए महाराजा छत्रसाल, जो छतरपुर की नींव रखते हैं और उसके साथ में पन्ना राजवंश को शुरू कर देते हैं। 1649 से लेकर 1731 तक इनका समय काल होता है। मुगल बादशाह औरंगजेब को भी ये परास्त कर देते हैं और परास्त करने के कारण ही इन्हें बुंदेल केसरी, महाबली या फिर बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से विख्यात उपाधियां मिलती हैं। ये हमारा हुआ बुंदेलखंड रियासत। इसके बाद शुरू होता है हमारा बघेलखंड। बुंदेलखंड राजवंश पढ़ने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं बघेलखंड। तो बघेलखंड राज्य जो था वो मध्य प्रदेश के भी वर्तमान में देखा जाए तो किधर पड़ रहा है, पूर्व वाले भाग में। बघेलखंड जो राज्य है उसके जो संस्थापक है, तो पहले तो ये देख लेते बघेलखंड राज्य जो था इसको प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बघेलखंड का जो प्राचीन नाम है वो कारूस देश है। कारूस देश के नाम से इसे जाना जाता था और उसके साथ में ही इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, बघेलखंड की जो राजधानी थी वो बांधवगढ़ हुआ करती थी। बांधवगढ़, जहाँ भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो वर्तमान में उमरिया जिले में आता है। तो कारूस देश, राजधानी है बांधवगढ़। तो ये बांधवगढ़ जो है ना, इसमें कौन सी रियासत आई, बघेलखंड राज्य। ठीक है, राजवंश है। अब इसके जो संस्थापक है, इसके संस्थापक आए वो थे बिसल देव और भीमल देव। बिसल देव और भीमल देव। तो ये बिसल देव और भीमल देव जो दोनों भाई थे, इन्होंने लगभग 1236 माना जाता है कि 1236 के आसपास इन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। और ये दोनों भाई जो थे ना, ये कहाँ से आए थे, गुजरात से आए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बिसल देव और भीमल देव कहाँ से आए थे, गुजरात से आए थे और एक राज्य स्थापित कर दिया बघेलखंड के नाम से। अब बघेलखंड के ऊपर थोड़ा सा एक पॉइंट देखना, ये वर्तमान के मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का एक जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला, ये किसके अंतर्गत है, बघेलखंड रियासत के अंतर्गत। उसके बाद जो इसके पहले हमने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, बुंदेलखंड। तो ये वाला जो एरिया पड़ता है हमारा, ठीक है, ये एमपी यूपी बाउंड्री, ये कौन सा है, बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड के साथ साथ इधर कौन सा राजवंश चल रहा था हमारा, चंदेल राजवंश। तो ये यहीं के पास में पड़ रहा है, चंदेल राजवंश। इसके साथ ही हमने पहले पढ़ा था गोंड राजवंश, तो ये गोंड राजवंश हुआ। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्वालियर में कौन सा वंश पढ़ा, तोमर राजवंश। तो ये ग्वालियर का तोमर राजवंश, मुरैना के आसपास का जो पूरा एरिया है। उसके बाद मालवा में हमने पढ़ा था कौन सा, भोज राजवंश या भोज परमार, ये मालवा वाला जो क्षेत्र ये। उसका निमाड़ वाला जो क्षेत्र पढ़ा था हम लोगों ने, वहाँ पे क्या पढ़ा था, फारूकी वंश, ये निमाड़ वाला क्षेत्र। ये जो सभी जो क्षेत्र थे ये वर्तमान में अभी ऐसे दिख रहा है, ठीक है। पहले इसकी जो सीमा थी, जो भौगोलिक स्थिति थी, वो क्या थी, अलग अलग थी। और इन चीज़ों के कारण अब थोड़ा सा डाउट ना रहे, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये ग्वालियर का तोमर राजवंश हुआ, ये बुंदेलखंड जो यूपी वाला क्षेत्र और एमपी की जो ये उत्तर वाली बाउंड्री है, जहाँ पर बुंदेलखंड, ये बुंदेल राजवंश का एरिया, ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका छतरपुर, खजुराहो, निमाड़, ठीक है, ये आपका छतरपुर वाला क्षेत्र, ये चंदेल, ये गोंड राजवंश, ये बघेलखंड, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बघेलखंड की। तो बघेलखंड राज्य के प्राचीन नाम कारूस देश हुआ करता था, राजधानी बांधवगढ़ थी, संस्थापक बिसल देव और भीमल देव थे, और दोनों के दोनों कहाँ से आए थे, दोनों के दोनों गुजरात से आए थे। लेकिन एक फिर गुजरात रिटर्न हो गया, कौन, गुजरात रिटर्न हुआ बिसल देव। बिसल देव ने क्या किया, गुजरात चला गया, और बिसल देव गुजरात जाकर जो एक राजा हुआ करता था भीम द्वितीय, तो भीम द्वितीय का प्रधानमंत्री बन गया। मतलब अब जो सिर पर रहा है वो कौन रहा है, भीमल देव, क्योंकि बिसल देव तो कहाँ पहुँच गए हैं, ये बिसल देव पहुँच गए हैं यहाँ पर गुजरात में, ठीक है। मतलब बिसल देव गए, अब बचे कौन है, भीमल देव। अब उसके बाद जो चीज़ें आती हैं उसमें पॉइंट जुड़ जाता है। बघेलखंड के ही एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम था राजा रामचंद्र। तो ये जो बघेलखंड राज्य है इसमें आता है राजा रामचंद्र।
ये जो राजा रामचंद्र ये बहुत फेमस हुए थे, क्यों, ये हम देखेंगे। 1555 के आसपास से लेकर 1592 तक इनका समयकाल रहा था। और राजा रामचंद्र जो थे इनकी राजधानी थी वो क्या, अब राजधानी तो वही हमने देख ली, यहाँ पर क्या है, बांधवगढ़। तो राजा रामचंद्र जो हुआ करते थे इनके दरबारी कवि, दरबारी कवि क्वेश्चन पूछ ले कि राजा रामचंद्र जो है वो किस वंश के, तो बघेलखंड राजवंश के हैं। और इस बघेल राजवंश में ही क्या हुआ, इनके दरबारी कवि हुए जिन्हें हम रामतनु पांडे बोलते हैं। क्या, रामतनु पांडे। ये रामतनु पांडे अगर पूछता है किसके दरबारी कवि थे, तो ये राजा रामचंद्र देव के थे। और राजा रामचंद्र के देव ये जो रामतनु पांडे थे इतने फेमस हुए थे अपने राग अलापों के कारण। तो इनकी जो कूंज है, अभी समयकाल देख रहे हैं आप लोग 1555 से लेकर 1592 तक, ये समयकाल जो है वो अकबर के समयकाल का है। तो इनसे प्रभावित होकर कौन, अकबर ने किसको बुलाया, रामतनु पांडे को अपने दरबार में। लेकिन रामचंद्र ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन अकबर ने धमकी दी, अगर आप इन्हें नहीं भेजते तो हम क्या करेंगे, आपके राज्य के ऊपर आक्रमण। तो विवशतः इन्होंने क्या किया, इन्हें यहाँ पर इनको भेजना पड़ा। तो अकबर ने इनको लाने के लिए किसको भेजा था, 1562 में। 1562 में अकबर ने एक अपने सेनापति जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची, तो ये जो जलाल खां कोरची साहब जो थे ये गए कहाँ पर, तानसेन को लेने। ठीक है, अब ये तानसेन है ना, यही कौन है, रामतनु पांडे है। 1562 में अकबर ने जलाल खां कोरची को तानसेन को लेने के लिए भेजा। अब ये तानसेन को लेके आए और फिर क्या हुआ, जो तानसेन थे ये जाके कहाँ शामिल हो गए, ये अकबर के जो एक विक्रमादित्य थे उनके नवरत्न हुए थे, उसी तरह से अकबर थे, अकबर के भी क्या हुए, विक्रमादित्य, और उस विक्रमादित्य के ये नवरत्न में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो ये हो गए तानसेन जिन्हें रामतनु पांडे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग कि रामतनु पांडे ही कौन है, तानसेन है। अब उस समय काल का जो बघेलखंड राज्य हुआ करता था, तो उस बघेलखंड राज्य के अंतर्गत क्या हुआ करता था, क्वेश्चन आता है क्या, कि काल्पी और, काल्पी मतलब यूपी वाला जो क्षेत्र वर्तमान में, काल्पी और बघेलखंड के मध्य विभाजन का कार्य, काल्पी और बघेलखंड के मध्य विभाजन का कार्य कौन सी नदी करती है, तो ये नदी है केन नदी, केन नदी। तो क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल या बघेलखंड राज्य के समय ये जो रियासत हुआ करती थी बघेलखंड, इसके विभाजन के बीच, काल्पी और आपके बघेलखंड के बीच में विभाजित करने वाला काम कौन करती थी, तो ये करती थी केन नदी। अब उसके बाद क्या, अब तानसेन तो हुए, और तानसेन की फिर क्या हुई, एक प्रसिद्धि हुई, अलग अलग रागों की इन्होंने रचना की। फिर क्या, तानसेन से संबंधित यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि तानसेन जो है, जैसे क्वेश्चन आता है तानसेन की समाधि कहाँ पर, तानसेन की समाधि, तो ये जो तानसेन साहब है इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है, ग्वालियर घराने से भी संबंधित है। ठीक, और तानसेन के माना जाता है, गुरु भी माने जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, कौन, दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद खान। तो दोस्त मोहम्मद खान है, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो दोस्त मोहम्मद खान का जो मकबरा है वो भी कहाँ, ग्वालियर में है। अब ये जो निर्माण कार्य है, तानसेन की समाधि ग्वालियर, दोस्त मोहम्मद का जो मकबरा है, इनके जो भी दोनों के निर्माता है वो कौन, अकबर। तो निर्माण कार्य किया अकबर ने, तो ये अकबर यहाँ पे निर्माता हो गए। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब उसके बाद क्या हुआ, राजवंश आगे बढ़ा और समय काल व्यतीत करने के साथ ही एक जो किला प्रसिद्ध है यहाँ पर, कौन सा, बांधवगढ़ का किला। ये आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि बांधवगढ़ तो राजधानी है, लेकिन बांधवगढ़ का क्या, किला। तो ये जो बांधवगढ़ का किला है ये कहाँ पर है, अभी वर्तमान में तो ये बांधवगढ़ का किला रीवा में पड़ता है। बांधवगढ़ किले के जो निर्माता है, ये पूछेगा भारतीय इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास में, ये माना जाता है विक्रमादित्य को, विक्रमादित्य। अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके पहले तोमर वंश पढ़ा था, उसमें भी क्या है, अंतिम शासक हमने विक्रमादित्य को पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने इसके पहले भी जो राजवंश पढ़े हैं वहाँ पर भी विक्रमादित्य नाम आया है।
विक्रमजीत सिंह का तोमर में नाम आया था। तो चीज़ों को समझना है कि कौन सा राजवंश के अंतर्गत कौन सा राजा किस समय काल के अंतर्गत आता है और क्या निर्माण कार्य करवाता है। विक्रमजीत सिंह का पढ़ा था वो हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध में पढ़ लिया था, ठीक है। अब ये जो विक्रमजीत सिंह पढ़ रहे हैं हम लोग, ये किस काल के हैं? बघेलखंड रियासत के अंतर्गत आते हैं या राजवंश के अंतर्गत आते हैं और बांधवगढ़ के किले के निर्माता बन जाते हैं, ठीक है। तो बांधवगढ़ के किला कहाँ पर है? ये आपके रीवा में है। और इसी बांधवगढ़ किले में क्या एकास्म पत्थर से निर्मित, एकास्म पत्थर से निर्मित क्या है? विष्णु की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति। और क्वेश्चन पूछ ले कि एकास्म पत्थर से निर्मित किसकी मूर्ति बांधवगढ़ के किले में है? तो बांधवगढ़ के किले में है तो ये है आपके भगवान विष्णु की। अब ये विक्रमादित्य का जो किला है इसका एक और नाम है। इसका नाम अगर पूछे कि बांधवगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है तो ये कहलाता है आपका भाई का किला। यहीं पे देखना, भाई का किला, ये प्रसिद्ध है उस क्षेत्र में आपके बघेलखंड के। भाई का किला कहाँ पर है? तो भाई का किला कहाँ पर है? बांधवगढ़ रीवा में है, जिसके निर्माता विक्रमादित्य है। फिर क्या हुआ? राज शासन के आगे की प्रक्रिया में एक जो राजा हुए अनूप सिंह, कौन हुए? अनूप सिंह। अनूप सिंह ने क्या किया? अपनी राजधानी को परिवर्तित किया और परिवर्तित करने के साथ में ये बांधवगढ़ हमारी क्या हुई थी? राजधानी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनूप सिंह के समय राजधानी है वो परिवर्तित हो गई और राजधानी चली गई बांधवगढ़ से रीवा, बांधवगढ़ से रीवा। तो बांधवगढ़ से रीवा राजधानी परिवर्तित हुई किसके समय काल में? ये समय काल आता है आपके अनूप सिंह का। तो अनूप सिंह के समय काल में ये हो गई। राजधानी परिवर्तन आते ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि उज्जैन भी पहले परमार वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करता था। सिंधियाओं की भी पहले क्या, अभी सिंधिया राजवंश आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सिंधिया राजवंश के अंतर्गत पहले ग्वालियर नहीं थी, ठीक है। पहले क्या थी? 1818 तक उज्जैन हुआ करती थी। बाद में क्या हुआ? यहाँ पर ग्वालियर बन जाती है। फिर आता है गोविंदगढ़ महल कहाँ पर है? ये गोविंदगढ़ का ये आपका गोविंदगढ़ महल आता है, क्योंकि रीवा का जो एक प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ तालाब के लिए भी प्रसिद्ध है, अमन अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो गोविंदगढ़ महल का निर्माता है, गोविंदगढ़ महल के निर्माता रघुराज शाह। तो रघुराज शाह थे। हो गए पॉइंट। यहाँ पर अलग अलग है ना, चीजें समझनी है यहाँ पर। अभी ये बांधवगढ़ किले के निर्माता विक्रमादित्य है, एकास्म पत्थर से निर्मित विष्णु की मूर्ति है। अनूप सिंह के समय क्या होती है? राजधानी परिवर्तन, वो बांधवगढ़ से रीवा पहुंच जाती है। और ये गोविंदगढ़ महल है, ये आपके रीवा जिले में पड़ता है और वर्तमान में है। और उसके बाद इसके जो निर्माता है वो रघुराज शाह है, ये रघुराज सिंह है, रघुराज सिंह। अब फिर समयकाल व्यतीत हुआ और एक राजा हुए मार्तंड सिंह। मार्तंड। तो मार्तंड सिंह ने क्या किया? इनका समयकाल देश की आजादी के आसपास माना जाता है ना, मार्तंड सिंह। तो मार्तंड सिंह ने क्या किया? सफेद शेर। सफेद शेर आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला सफेद शेर कहाँ पे देखा गया? तो बांधवगढ़ में देखा गया था, ये उमरिया के आसपास। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, लेकिन ये बांधवगढ़ जो है, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में पड़ता है। बांधवगढ़ आपके रीवा में आ रहा है। मार्तंड सिंह ने एक सफेद शेर देखा, उस सफेद शेर का नाम क्या है? मोहन। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, है ना, मोहन। तो ये मोहन को इन्होंने क्या करा? पकड़ा, और पकड़ने के बाद क्या करा? इसको अपने महल के पास में रखा। और कितने साल तक रखा? लगभग 19 से 20 के आसपास मानी जाती है। और ये जो महल है आपका, ठीक है, इन्होंने इसमें रखा है इसको। ये हो गया हमारा कौन सा? बांधवगढ़ रियासत या प्रमुख राजवंश। बघेलखंड राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शुरू से इसे कारूप देश के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्राचीन राजधानी इनकी बांधवगढ़ हुआ करती थी, ठीक है। कारूस देश बघेलखंड हुआ, प्राचीन राजधानी हो गई यहाँ पर ये बांधवगढ़। बिसलदेव और भीमलदेव दो भाई थे, 1236 में आते हैं और बघेलखंड राज्य की नींव रख देते हैं। कहाँ से आए? गुजरात से आते हैं, ठीक है। अब फिर विसलदेव क्या करते हैं? वापस गुजरात चले जाते हैं और भीमद्वितीय के क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं। कालांतर में बघेलखंड राज्य के एक राजा हुए, राजा का नाम है राजा रामचंद्र। क्या नाम है? राजा रामचंद्र। अब राजा रामचंद्र के जो एक आपके, ठीक है, राजा रामचंद्र,
1555 से लेकर 1592 तक इनका समय काल है। राजा रामचंद्र देव है, राजा रामचंद्र देव। इनके दरबारी कवि रामधनु पांडे हुआ करते थे, जो विख्यात हुए किस नाम से, तानसेन के नाम से। 1562 में विख्यात होकर, ठीक है, ये विख्यात हुए तो अकबर ने पहुंचा दिया जलाल खां कोर्ची को इनको लाने के लिए अपने दरबार में। प्राचीन काल में कालपी और बघेलखंड के बीच मध्य विभाजन का कार्य कर रही थी केन नदी। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है, उनके गुरु माने जाते हैं दोस्त मोहम्मद, इनका मकबरा ग्वालियर में है। दोनों के निर्माता है वो अकबर ने इनका निर्माण करवाया था। बांधवगढ़ का किला रीवा में है, विक्रमादित्य के सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, जिसे भाई के किले के नाम से भी जाना जाता है, जो इसमें एकाश पत्थर से निर्मित विष्णु की मूर्ति मिलती है। अनूप सिंह के समय क्या हुआ, राजधानी परिवर्तित हो गई और बांधवगढ़ से रीवा पहुंच गई। गोविंदगढ़ महल है, उसका निर्माण गोविंदगढ़, ठीक है, गोविंद और रघु दोनों भाई थे, तो यहाँ पे सीधा याद रखना रघुराज ठीक है। तो गोविंदगढ़ महल का निर्माण रघुराज सिंह ने, और मार्तंड सिंह के समय एक सफेद शेर पकड़ा गया था, उसका नाम है मोहन, ठीक है। ये हमारी संपूर्ण श्रृंखला गढ़ा का गोंड राजवंश, ग्वालियर के तोमर राजवंश और उसके साथ में बुंदेला राजवंश, उसमें ओरछा राजवंश और पन्ना राजवंश, और ये लास्ट हमारा आता है बघेलखंड राजवंश या बघेल राजवंश। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर आज देख ली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेस्ट देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी हुई है, आप टेस्ट दें और अपनी तैयारी को और अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।